अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा थेरेप्यूटिक्स का है। ठीक है, एमएसके का चैप्टर 2 है जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। बेसिकली हम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस पढ़ेंगे, तो हम लोगों को ये चैप्टर फिंगर टिप्स में होना चाहिए। पर्टिकुलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, इनके दरमियान हमें जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ना आती है कुछ बेसिक डेफिनेशन। ये हम ना भी करें तो चल जाएगा। आर्थराइटिस है, नाम से पता चल रहा है कि जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे, दिस इज आर्थराइटिस। आर्थोसिस है, वो कहते हैं कि ज्वाइंट में लिमिटेशन है लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं है, इज अ लिमिटेशन ऑफ द ज्वाइंट विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास इसके अंदर बाकी और कुछ भी काम की चीज नहीं है। उसके बाद है इनके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। तो आर्थोसिस और हमारे पास दूसरी चीज कौन सी थी, हम लोगों ने कहा कि आर्थराइटिस, इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आर्थराइटिस है ना, वो कहते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को पैटर्न ऑफ लिमिटेशन शो होता है, जो कि लिमिटेड मोबिलिटी हम लोग कहते हैं, वो कैप्सुलर पैटर्न होता है। ठीक है, जब भी हम कैप्सूल या ज्वाइंट स्पेसेस के दरमियान रिलेटेड किसी इंजरी की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम बात कर रहे होते हैं कैप्सूल की। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी इंजरी होती है वो कैप्सुलर पैटर्न शो करती है। तो आर्थराइटिस में कैप्सुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन शो होगा, हमें एक फर्म एंड फील होगी क्योंकि वहां पर क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है, और फिर कहता है कि डिक्रीज मोबिलिटी होगी और पेनफुल ज्वाइंट प्ले वो वाली मूवमेंट्स होती है, पर्टिकुलरली जो ज्वाइंट्स के ऊपर होती है, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग और रोलिंग वाली मूवमेंट्स। ठीक है, और ज्वाइंट स्वेलिंग। और लास्टली वो कहते हैं कि अगर आर्थोसिस है, तो आर्थोसिस में वो कहते हैं कि रेंज ऑफ मोशन कम है, मोबिलिटी कम है, कॉन्ट्रेक्चर है जो कि रेंज ऑफ मोशन को लिमिट कर रहे हैं, लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन के साइंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंपेयर्ड मसल परफॉर्मेंस होगी। मसल परफॉर्मेंस के 3 एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड पावर। तो वो कहते हैं कि जब भी हमारे पास वीकनेस होगी, कोई भी वीकनेस किसकी वजह से हो रही है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, डिसयूज की वजह से, वीकनेस ऑफ द स्टेबलाइजिंग मसल होगी, तो उसकी वजह से पेन होगी, स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से जो है ना मसल परफॉर्मेंस भी जो है वो इंपेयर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं इंपेयर्ड बैलेंस। बैलेंस इंपेयर होगा क्योंकि हमें पता है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी या कोई ऐसी चीज होगी तो वहां पर जो सेंसरी इनपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मैकेनो रिसेप्टर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम होगी किसके अंदर, पर्टिकुलरली वेट बेरिंग जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन भी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम होगी। और सीवियर केसेस में आपको पता है कि एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होती है, एक पर्सन जब अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाता उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। जो टास्क उसकी सोसाइटी डिमांड करती है, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके अंदर वो चीज हम लोग जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी, बाकी इसके अंदर कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ते हैं। उससे पहले अब इस टेबल में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिफरेंस देखते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कहते हैं कि यूजुअली हमें पता है कि एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है और डीजनरेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू एज, ऑलवेज नहीं तो मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू द एज। तो वो कहते हैं कि यूजुअली हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज होता है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमें पता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो वो बिफोर द एज ऑफ 40 भी डेवलप हो सकता है, बिटवीन 15 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, प्रोग्रेशन वो कहते हैं कि ये स्लोली डेवलप होता है। ऑब्वियसली डिजनरेटिव चेंजेस एकदम से सडनली तो नहीं हो सकते ना, तो ये स्लोली डेवलप होते हैं, इनको काफी टाइम लगता है और यूजुअली मैकेनिकल स्ट्रेस के रिजल्ट में होता है। जबकि जो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सडनली डेवलप हो सकता है विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इसके अंदर क्या होती है, कार्टिलेज डिग्रेडेशन होती है, जॉइंट मैकेनिक्स और आर्किटेक्चर, और इसके अंदर क्या होती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है। ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। इसके अंदर हमें पता है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे, साइनोवाइटिस होगा और फिर डैमेज होगा कार्टिलेज और बोन को। इसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा जब भी इन्वॉल्व करते हैं यूजुअली हमारे पास लार्ज जॉइंट्स और वेट बेरिंग जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेसेस वही वेट बेरिंग जॉइंट्स पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द हैंड, सर्वाइकल, लंबर, हिप, नीज, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, यूजुअली इसके अंदर क्या होती है, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। जब भी हम एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स के जॉइंट इफेक्ट नहीं होते, यूजुअली एक के होते हैं। जबकि रूमेटॉइड में जो भी जॉइंट इफेक्ट होते हैं उनकी क्या होती है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, एमसीपी, पीआईपी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो यूजुअली स्पेयर होता है। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन और एमटीबी या फिर टेलोनेविकुलर सर्वाइकल स्पाइन के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। पर्टिकुलरली जो हमारा फर्स्ट जॉइंट होता है, आई थिंक जो अटलांटो एक्सियल या अटलांटो ऑक्सिपिटल, आई एम नॉट श्योर, उस जॉइंट को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है जॉइंट साइन एंड सिम्टम्स। क्या होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि यूजुअली 30 मिनट से ज्यादा लास्ट करती है, जॉइंट पेन इंक्रीज होती है, वेट बेरिंग वगैरह की चीजें। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, प्रोलॉन्ग मॉर्निंग स्टिफनेस इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले में प्रोलॉन्ग होती है, जॉइंट पेन जो है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद हमारे पास क्या सिम्टोमेटिक साइन एंड सिम्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ऑस्टियोआर्थराइटिस चूंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम जो भी हमारे पास सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स है, फीवर है, वेट लॉस है, फटीग है, वो चीजें इसके अंदर लाजमी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को और ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या इन डिटेल। ठीक है,
तो हम लोग ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो रूमाटॉइड आर्थराइटिस के बारे में यही बात कर रहे हैं कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस इज द क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो कि एज अ रिजल्ट क्या कॉज करता है, इसकी इटियोलॉजी वो कहते हैं अननोन है, और ये यूजुअली किसको इन्वॉल्व करता है, साइनोवियल लाइनिंग को इन्वॉल्व करता है। दो बातें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि ये जो डिजीज है, ये इसके ना दो पीरियड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव डिजीज का पीरियड और एक होता है रिमिशन का पीरियड। मतलब एकदम डिजीज इतनी पीक पे पहुंच जाएगी, सीवियर साइन एंड सिम्टम्स होंगे, और फिर आहिस्ते आहिस्ते डिजीज जो है वो रिमिशन हो जाएगी, और रिमिशन कई बार काफी मंथ्स तक भी रह सकती है, ईयर्स तक भी रह सकती है। तो ये चीज़ हमारे पास होगी। उसके बाद ना नेक्स्ट हम लोगों ने इसको जो है ना पढ़ने हैं कि हमारे पास जो आर्थराइटिस या जो भी हमारे पास रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, बेसिकली इसके क्या हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। तो वो कहते हैं कि यूजुअली हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जो कि मैंने आपको बता दी कि हमेशा सिमेट्रिक होता है, और फिर हमारे पास इरोसिव साइनोवाइटिस होता है। मतलब चूंकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन के साइन प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ पर जो कार्टिलेज, जो जॉइंट्स वगैरह सर्फेसेस है, उनकी इरोजन शुरू हो जाती है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जो कि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। वो कहते हैं अर्ली इन्फ्लेमेशन होती है, फिर वहाँ पर ग्रैनुलेशन टिश्यू आते हैं जो कि कार्टिलेज को इरोड करना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ पर एडहेजन होना शुरू हो जाती है, इरोजन की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, एडहेजन होगी, फिर जॉइंट मोबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, जॉइंट मोबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा इरोजन होना शुरू हो जाएगी कि जो हमारी कैल्केनियस बोन है वो एक्सपोज हो जाएगी, फिर वहाँ पर हमारे पास ना फाइब्रोसिस होगा, और वहाँ पर अल्टीमेट एंकाइलोजिंग फाइब्रोसिस होगा, और सबलक्सेशन एंकाइलोजिंग फाइब्रोसिस मतलब वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोटिक चेंजेस की वजह से दैट मीन लीड्स टुवर्ड्स फ्यूजन। ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं जॉइंट आर कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व विद अर्ली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अर्ली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द articular cartilages में and subchondral marrow space. In response, granulation tissue forms, cover and erodes the articular cartilage bone and ligaments into the joint capsule. Adhesion may form, restricting joint mobility. With progression of the disease, calcaneus bone expose हो जाएगी, fibrous ossific ankylosis होगा, और subluxation होना शुरू हो जाएगी अगर severe cases होंगे। यहाँ पर उसने हम लोगों को ये सारी चीजें जो है वो शो भी करवाई हुई हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसने हम लोग को यहाँ पर बताई। उसने कहा कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे जिसके अंदर टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है, और फिर चूंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से ना जो हमारे टेंडन वगैरह ना उनकी जो है ना वो रप्चर भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे, मतलब हमारे पास रोमाटोइड नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारे पास वहाँ पर एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, ये अभी हम ना फिगर से देखते हैं। फिर हमारे पास ना क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन एंड डिक्लाइन इन फंक्शन होगा। ऑब्वियसली पेन है तो डिटोरिएशन एंड डिक्लाइन इन फंक्शन तो होना ही होना है, ये तो कॉमन सी बात है जो कि हम लोग बार बार जो है ना वो एक तरह की डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आता है डिग्री ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। वो कहता है कि यूजुअली माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकती हैं और एकदम से सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन मे रिलीव द सिम्टम्स। ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पर। हम लोग अब यहाँ से ना इसकी डायग्राम में देखते हैं कि क्या क्या बातें हम लोगों को इसकी फिगर में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ना ये इस तरह उसने हम लोग को यहाँ पर शो किया है। तो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जॉइंट की इरोजन होना शुरू होगी और स्पेस की नैरोइंग होगी, जो कि अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स फाइब्रोसिस। ठीक है, एक चीज़ तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर ना अंदर वाले एरिया में क्या होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो कि हम लोगों को सिंपली शो करता है कि यहाँ पर जॉइंट सर्फेस पे रेडनेस वार्मथ और इसी की वजह से होगी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अच्छा, उसके बाद ना अब हम इसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आखिर साइन एंड सिम्टम्स हैं क्या भाई। वो कहते हैं कि यहाँ पर बेसिकली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जो कि प्रोलॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमारे पास ना वो कहते हैं कि यूजुअली देयर इज अ पेन एंड मोशन एंड स्लाइट इंक्रीज इन द स्किन टेम्परेचर कैन बी डिटेक्टेड। मतलब पेन मोशन के साथ होती है, पेन एंड स्टिफनेस टर्नस एक्टिविटी के बाद जो है वो इन्वर्सन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो इसका ऑनसेट है ना वो यूजुअली हैंड्स और फीट के अंदर होता है और सिमेट्रिकल होता है। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट यूजुअली स्पेयर कर देता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, और हमारे पास यूजुअली सिम्टम्स होती है वो बायलेटरल होती है। विद प्रोग्रेशन जॉइंट जो है वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाता है, उसका एंकाइलोसिस होता है, मतलब फ्यूजन और सबलक्सेशन भी हो सकती है। फिर वो कहते हैं कि पेन वो कहते हैं कि मसल्स के अंदर भी होती है, ऑब्वियसली जॉइंट इफेक्ट हो तो मसल के अंदर पेन होनी ही होनी है क्योंकि एसिमेट्री है। फिर वो कहते हैं कि द पर्सन ऑफ एन एक्सपीरियंस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से मुराद है जो जॉइंट रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हम लोग लो ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है ना बेसिकली इसके मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है उसको डिस्कस करेंगे।